गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने केमिकल काइनेटिक जो चैप्टर है वो अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके न्यूमेरिकल पर्सन सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में यही चलेगा। इसमें से न्यूमेरिकल जो सेक्शन है उसमें से 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा जाता है हर बार। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो भी काफ़ी आसान आते हैं। हर बार इन्हीं में से रिपीट होता जाता है कि एक अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अभिक्रिया में जो कोटि और आणविकता है उसके अंदर कोई 2 अंतर लिखिए। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, आणविकता किसे कहते हैं। या फिर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण लिखिए, या द्वितीय कोटि अभिक्रिया है उसकी कोटि क्या हो, उसकी वेग नियतांक की इकाई क्या होगी। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछता है। जैसे पूछ लिया आर्हेनियस जो समीकरण है वो लिखिए। तो बहुत ही इजी वे में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो बड़ा ही जो टॉपिक बेस है 2-4 इन्हीं में से छोटी छोटी परिभाषाएं पूछता है आपका। और जो न्यूमेरिकल प्रश्न है वो भी काफ़ी इजी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल प्रश्नों में अक्सर 90% आपकी जो संभावना है वो न्यूमेरिकल प्रश्न है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में से आने की होती है। तो अपन अपना चैप्टर शुरू करते हैं। पहला जो अपना न्यूमेरिकल प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है कि इस अभिक्रिया की कोटि लिखिए। देखो आपके पास ये दे दिया है, वेग व्यंजक दे रखा है। आर बराबर वेग बराबर बोल रहा है के की पावर 1/2 और बी की पावर क्या है 3/2। और इसके बारे में कोटि पूछिए। तो देखो ध्यान देना, अभिक्रिया की कोटि होती क्या है। कोटि देखो किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग व्यंजक में जो सांद्रता पद है उनके घातांकों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग व्यंजक में सांद्रता पद उनके घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो कोटि 1/2 + 3/2 = 4/2। कोटि कितनी हो गई आपकी 2 हो गई। बहुत आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न ही अक्सर पूछता है। दूसरा आपका प्रश्न पूछा है R बराबर के A की कंसंट्रेशन की पावर 3/2, A की कंसंट्रेशन की पावर 3/2 और B -12। तो इसके लिए कोटि पूछे तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी सम ऑफ कंसंट्रेशन पावर। तो 3/2 + -1/2 = 3/2 - 1/2। अरे कितना होगा 2/2, यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे अपन कोई जो वेग व्यंजक दे रखा है उस वेग व्यंजक को देखकर उसकी क्या बता सकते हैं, अपन कोटि बता सकते हैं। कोटि बताने के लिए क्या करेंगे, जो सांद्रता पद है उनके घातांकों का बीजगणितीय योग कर दो, वही क्या कहलाएगा, उस अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का जो अपघटन है उसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसें प्राप्त हो रही है। शून्य कोटि की इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की वैल्यू आपको दे रखी है। वेग स्थिरांक की वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁴ मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स। तो इसमें N2 और H2 के बनने की दर क्या होगी, ऐसा आपका प्रश्न है। तो देखो प्रश्न को नोट डाउन करेंगे अब। अमोनिया के विघटन अपघटन की अभिक्रिया बोल रहा है। देखें 2-3 ये अमोनिया हो गया। प्लेटिनम की सतह पर इसका अपघटन हो रहा है, N2 + 3H2 में टूटेगा। ये देखो अब इसके लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया ऐसे बता रहा है। अपन वैसे भी देखकर समझ जाएंगे कि उत्प्रेरक की सतह पर संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं सदैव किस कोटि की होती हैं, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। इसके लिए वेग स्थिरांक की वैल्यू k की वैल्यू क्या दे रखी है, k बराबर 2.5 मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स। और पूछा क्या है N2 H2 के बनने की दर, N2 H2 के बनने की दर।
ऐसा आपसे प्रश्न पूछा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होगी थोड़ी थोड़ी तो बात समझ में। एक बार दोबारा देखते हैं। देखो ये NH3 है वो N2 और H2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी अमोनिया का अपघटन हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो इसकी रस समीकरण विधि के आधार पर अपन क्या बता सकते हैं? इसकी रस समीकरण विधि के आधार पर ये बता सकते हैं कि NH3 के जब 2 मोल लुप्त होते हैं तो N2 का कितना मोल बनता है? 1 मोल। और H2 के कितने मोल बनते हैं? 3 मोल बनते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो इसी के आधार पर अपन लिखे अभिक्रिया की रस समीकरण मिति से क्या लिखेंगे? K बराबर अभिक्रिया का वेग होगा, R बराबर अभिक्रिया का वेग होगा, क्योंकि अभिक्रिया कौन सी कोटि की है? शून्य की। तो R बराबर किसके होगा? K के। R बराबर किसके होगा? K के, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि क्या बोल रहा है? शून्य कोटि बोल रहा है। और शून्य कोटि न बोले तो भी अपन ये जो K दे रखा है वेग स्थिरांक की इकाई है, इसको देखकर पता कर सकते हैं कि अभिक्रिया कौन सी कोटि की है बेटा? शून्य कोटि की। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ही वेग नियतांक की इकाई क्या होती है? मोलरिटी सेकेंड इनवर्स होती है। तो R बराबर K सांद्रता की पावर 0 पर निर्भर करेगा। अब मैं लिख दूं -1/2 dNH3/dt इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस का साइन यूज होगा प्रोडक्ट के लिए, dN2/dt इज इक्वल टू प्लस का साइन यूज होगा प्रोडक्ट के लिए 1/3 dH2/dt। अरे ये वाला रिलेशन बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? अब N2 के बनने की दर, N2 के बनने की दर क्या होगी? N2 के बनने की दर dN2/dt होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? H2 के बनने की दर क्या होगी? dH2/dt। तो ये अपने पास एक संबंध आ गया रस समीकरण के आधार पर, क्योंकि अभिक्रिया शून्य की कोटि की बोल रहा है तो R बराबर अपने K के लिए लिख दिया, और सारे के सारे क्रियाकारकों या उत्पादों के बनने और लुप्त होने की दरें ये हो। तो यहां से अपन पकड़ेंगे कैसे देखो, जिस जिसकी बात करें उसकी चर्चा करेंगे। अब N2 के बनने की दर की बात कर रहा है तो ये N2 वाला पकड़ लो, और इसके साथ में क्या पकड़ ले? आपको क्या दे रखा है? वेग नियतांक दे रखा है, ये पकड़ लो। तो N2 के बनने की दर क्या होगी? dN2/dt बराबर किसके हो गई रे? K के। और वो कितना है? 2.5 into 10 की पावर, समझ में आ गई? देखो N2 के बनने की दर की बात कर रहा था। अब देखो अपन यहां से संबंध ऐसे ही लिखेंगे, किसकी चर्चा करनी है अपन को? H2 की चर्चा करनी है, तो H2 वाला सीधा का सीधा K के साथ क्या संबंध है? K बराबर क्या है? 1/3 dH2/dt है। अरे K बराबर क्या है? 1/3 dH2/dt है। अब देखो आप मेरे को बताओ कि H2 के बनने की दर क्या होगी? H2 के बनने की दर क्या होगी? dH2/dt। H2 के बनने की दर dH2/dt। H2 के बनने की दर क्या होगी? dH2/dt बराबर, देखो अगर dH2/dt की वैल्यू निकाले तो ये 3 किससे जाकर गुणा हो जाएगा? K से, यानी K into 3। अब K की वैल्यू पुट अप कर दो। K की वैल्यू क्या है अपने पास? 2.5 into 10 की पावर -4। इसको किससे गुणा कर दो? 30 है, यानी 7.5 into 10 की पावर -4 मोलरिटी सेकेंड। ऐसे अपन एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते। पहले अपन ने क्या लिखा? रस समीकरण नीति के अनुसार
क्रिया कारकों के लुप्त होने की और उत्पादों के बनने की दर में जो संबंध है वो लिख लिया रस समीकरण नीति के आधार पर। सूत्र आपने लिख दिया। अभिक्रिया चूंकि शून्य कोटि की बोल रहा है या वेग नियतांक की वैल्यू देखकर अपन r बराबर k इसको लिख सकते हैं। अब जिस चीज के बारे में बात करें उसको ले लो। n2 के बनने की दर बोल रहा है तो n2 और k को आपस में पकड़ लो। n2 और k को मैंने पकड़ लिया तो dn2/dt होगी किसके बनने की दर, n2 के बनने की दर, तो उसके बराबर तो सीधा k हो गया। फिर H2 की बात करें तो H2 वाला पकड़ लो किसके बराबर कर लो, k के बराबर कंसीडर कर लो, तो 1/3 dH2/dt किसके बराबर होगा, k के बराबर। अब आपको क्या ज्ञात करना है, H2 के बनने की दर, तो H2 के बनने की दर क्या होगी dH2/dt, तो dH2/dt आपको निकालना है तो 1/3 इधर है उधर 3/1 हो जाएगा, ये 3 से गुणा हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7.5। अगर आपको इसी में ऐसे पूछ लेता कि NH3 के लुप्त होने की दर, तो NH3 के लुप्त होने की दर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ये भी देख लो। NH3 के लुप्त होने की दर बताओ देखिए कैसे निकालते, क्या लिखते, NH3 के लुप्त होने की दर कैसे निकालते बोलो। अरे इसी में NH3 ले लो और K ले लो, इनको आपस में कोरिलेट कर लो। NH3 ये वाला हो गया और ये क्या हो गया K वाला हो गया, यानी क्या संबंध होगा, ये संबंध होगा -1/3 dNH3 dNH3/dt बराबर किसके होगा K के। अब आपको पता है NH3 के लुप्त होने की दर क्या होगी -dNH3/dt होगी कि नहीं होगी, क्योंकि क्रिया कारक है, क्रिया कारक के रिस्पेक्ट में माइनस साइन यूज होगा तो ये क्या होगा -dNH3/dt होगा। इस कारण यहां पर आप क्या लिखेंगे -dNH3/dt इज इक्वल टू किसके हो गया है, ये 2 इधर है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2 × k की वैल्यू पुट अप कर दो, k की वैल्यू कितनी है 2.5 × 10⁻⁴ यानी 5 × 10⁻⁴ मोलरिटी सेकेंड। ये क्या हो जाएगी NH3 के लुप्त होने की अवलोकन की दर आ जाएगी। तो सबसे पहले तो जो आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण है उसको देखकर अभिक्रिया की रस समीकरण नीति के आधार पर क्रिया कारकों के लुप्त होने की और उत्पादों के बनने की दर में रिलेशन यहाँ पर नोट करें, फिर उसके आधार पर अपना प्रश्न सोल्व हो जाएगा। आया समझ में, देखिएगा आगे वाला क्वेश्चन। देखो भाई NO2 है वो स्थिर आयतन पर N2O नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है, N2O5 है उसके विघटन की आपको इक्वेशन दे रखी है और ये आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे बोल रहा है 2N2O5 ये गैस ये कन्वर्ट होके ये प्रोडक्ट तापीय अपघटन हो रहा है, टूट रहा है। अब तापीय अपघटन है ये इक्वेशन आपको दे रखी है। अब बोल रहा है कि समय जब 0 है उस समय जो कुल दाब है वो कितना है 0.5 atm है और 100 सेकंड पर जो कुल दाब है वो कितना हो जाता है 0.125 हो जाता है, कितना हो जाता है 0.12 हो जाता है। तो इसमें प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करनी है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, k की वैल्यू क्या होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, देखो कैसे। इसमें अपने पास t बराबर 0 पर अगर मैं लिखूं t बराबर 0 प्रारंभ की बात कर रहा है तो प्रारंभ में देखो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो आपकी गैसीय माध्यम में अभिक्रिया संपन्न होती है, गैसीय रिएक्शन के लिए हमेशा जो दाब है उसके आधार पे अभिक्रिया की काइनेटिक्स की गणना की जाती है और जो लिक्विड फेज में रिएक्शन संपन्न होती है उनके लिए सांद्रता टर्म से गणना की जाती है। तो यहाँ पर अपन दाब की गणना करेंगे तो प्रारंभ में दाब कितना दे रखा है 100 atm दे रखा है, कितना दे रखा है 0.5 atm दे
ATM। बात समझ में आ गई। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, टी टाइम पर कुल दाब है वो 0.512 हो जाता है। तो रस समीकरण में क्या है आगे पढ़ो। देखो इसके जब 2 मोल लुप्त होते हैं तो इसका 2 मोल बनता है और इसका कितना मोल बनता है, 1 मोल। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। अब देखो यहाँ पर इसका x मोल, इसकी वजह से x ATM दाब उत्पन्न हो गया, इसकी वजह से 2x ATM उत्पन्न होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। और इसका कितना कम हो जाएगा भाई, 2x कम हो जाएगा। पहले पी नोट था, अब क्या हो जाएगा, पी नोट माइनस 2x हो जाएगा। किस पर, t बराबर 100 सेकेंड। किस पर है, t बराबर 100 सेकेंड पर। 100 सेकेंड पर कितना हो जाएगा, क्रियाकारक गैस की वजह से उत्पन्न जो दाब है वो पी नोट माइनस 2x हो जाएगा। अरे प्रारंभ में से ये घट गया, बैठा कि नहीं घटा, और ये क्या हो गया, इसकी वजह से 2x ATM, इसकी वजह से क्या हो गया, 2x ATM उत्पन्न हो। t समय पर दाब की अगर बात करें तो t समय पर कुल दाब कितना होगा, t समय पर कुल दाब देखो आपकी जो N2O है उसकी वजह से उत्पन्न है, N2O मोल की वजह से उत्पन्न और O2 की वजह से उत्पन्न, इन सबको जोड़ दे तो कुल दाब P टोटल कितना होगा बताओ, P टोटल कितना होगा, P N2O5 प्लस P N2O4 प्लस P नोट, इन सबको जोड़ते। अरे जोड़ते कि नहीं जोड़ते, अब जोड़ो। N2O5 कितना है, P N2O5 P नोट माइनस 2x प्लस ये कितना 2x प्लस ये कितना x। आज समझ में है कि नहीं आई। अरे देखो 2x तो ये क्या हो गया, P नोट प्लस x बराबर t समय पर कुल दाब कितना दे रखा है आपको, कितना दाब दे रखा है 0.512 ATM, इतना ही दे रखा है। ये कुल दाब है, कुल दाब के बराबर होगा, कुल दाब कितना बोल रहा है टी टाइम पर। अब देखो यहां से पी नोट की वैल्यू तो आपके पास कितने 0.5, तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, x बराबर क्या हो गया 0.512 माइनस पी नोट की वैल्यू 0.5 घटाया तो कितना है 0.012 x का मान कितना आया 0.0128 इधर आ गया। अब देखो अपना सूत्र था उस पर आ जाओ डायरेक्ट अपने पास। क्या सूत्र था, अरे k बराबर अपन ने क्या सूत्र लिखा था, प्रथम कोटि में क्या लिए 2.303 अपॉन t log बेस 10 r नॉट बाई r लिखा था कि नहीं लिखा था बेटा। ये सांद्रता लिखी थी प्रारंभिक सांद्रता और टी टाइम पर क्रियाकारक की सांद्रता लिखी थी। अब यहाँ पर सांद्रता आपके पास है नहीं, आपके पास क्या है पार्शियल प्रेशर है गैसों का, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रारंभिक दाब, समझ गए, और टी टाइम पर क्रियाकारक गैस का दाब लिखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो प्रारंभिक दाब तो अपना क्या था पी नोट, अरे था कि नहीं था, और टी टाइम पर क्रियाकारक गैस का अपन दाब क्या मान लेते हैं पीटी, क्या मान लेते हैं पीटी। अब ये पीटी क्या होगा पी नोट माइनस 2x, क्या होगा रे पीटी बराबर क्या होगा पी नोट माइनस 2x। देखो यहीं से लिख रहे हैं आप पी नोट की वैल्यू कितनी 0.5 माइनस 2 इंटू x की वैल्यू क्या आ गई 0.01 यानी 0.5 माइनस ये 0.24। अब बता 6 7 कितना आ गया 0.476 ये आ गया। ये पीटी क्या है, टी समय पर N2O4 से उत्पन्न, टी समय पर P N2O4 है। बात समझ में आ गई। टी समय पर क्रियाकारक की सांद्रता है अपन यहाँ पर देख रहे थे, तो क्रियाकारक गैस की वजह से उत्पन्न दाब देखेंगे तो ये क्या है पीटी लिख दिया ऐसा। अब इसमें मान पुटअप कर दो k बराबर 2.303 अपॉन t की वैल्यू कितनी 100 सेकेंड log p नोट कितना 0.5
और बीटी कितना है 0.476। ये वैल्यू आपको देगा, उसके आधार पे आप अपना प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। अभी तक लॉग वाले जो क्वेश्चन है वो अक्सर पूछे नहीं जाते हैं, अगर पूछा जाएगा तो इसकी वैल्यू इसके बारे में आपको देगा। आया कि नहीं आया समझ में? इस प्रकार से होगा, तो नोट डाउन करो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ऐसे गैसीय जो रिएक्शन है उनके बारे में भी अपन सोल्व कर सकते हैं, वेग नियतांक की गणना कर सकते हैं। इसके आगे देखो, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, तो 75% पूर्ण होने में कितना समय लेगी? देखो भाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया है, 10 मिनट में कितने प्रतिशत पूर्ण हो जाती है? 20% पूर्ण। तो क्या बोल रहा है ये? 75% पूर्ण होने में कितना टाइम लेगी? ऐसा आपका प्रश्न है, एग्जाम्पल नंबर 4 है। देखो 10 मिनट में कितने प्रतिशत? 20% पूर्ण हो रही है। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में बोल रहा है, तो इसके आधार पे अपन क्या करेंगे? पहले कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट कर लो? कि वेग नियतांक की वैल्यू कैलकुलेट कर दो और वो यहाँ पर पुट अप कर दो। अपना क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि रिएक्शन 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, अतः प्रथम कोटि रिएक्शन हेतु माना आर नोट कितना मान लिया था आपने? 100 मान लो। अब 20% पूर्ण हो रही है, तो आर की वैल्यू क्या होगी? 100 माइनस 20 इक्वल टू कितना होगा? 80। ये 100 मोल पर लीटर है, तो ये 80 मोल पर लीटर हो जाएगी, इतनी मोलर सांद्रता हो जाएगी। अब पुट अप कर दो, के बराबर क्या होगा रे? 2.303 अपॉन टी log आर नोट बाई आर, यही फार्मूला होता है आपके पास। वैल्यू पुट अप करो, 2.303 अपॉन टी log आर नोट कितना? इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी रिएक्टेंट की? 100 डिवाइडेड बाय आर टाइम पर कंसंट्रेशन कितनी? 80। एक मिली से एक मिली कैंसिल हो गई। ये आप सोल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो 2.303 अपॉन टी log 10। अब log a बाई b को log a माइनस log b लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। आप देखो log 8 है, log 8 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? अब ये log ऐसे हो गया। अब ऐसे अगर है तो इस 3 को यहाँ पर लाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी ये 3 log 2 हो गया। कितना हो गया? 3 log लिखेंगे 2.303 अपॉन के की वैल्यू कितनी दे रखी थी? तो 10 मिनट, 10 पुट अप करो, log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस। अब देखो 8 की वैल्यू अपन निकालेंगे, log 8 की वैल्यू। अरे log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0309 ये हो गया। इसको किस में से? 1 में से सब्ट्रैक्ट करो तो ये कितना आएगा? 790 इतना है। क्या बैठा है इसमें से? 0.903 2.303 अपॉन 10 इंटू आपके पास है ये किसकी वैल्यू आई है अपने पास? के की वैल्यू आई। अरे आपको क्या निकालना है? 75% पूर्ण होती है, माना रिएक्शन टी समय में 75% पूर्ण होती है।
और आर कितना हो जाएगा 75% क्रियाकारी तो उत्पाद में बदल गए, तो टी टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बचेगी 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25 मोलर। अरे बचेगी कि नहीं बचेगी, अब निकाल लो। टी बराबर क्या होगा 2.303 अपॉन के लॉग बेस आर नॉट बाई आर। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। अब वैल्यू पुट अप करो, के की वैल्यू इसमें से पुट अप कर दो यहां से, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, के का मान रख दो इसमें 2.303 अपॉन के की वैल्यू कितनी है अपने पास 2.303 इंटू 10 ऊपर चला गया इंटू 0.097। अब देखो आर नोट लॉग आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी 100 और टी टाइम पर कंसंट्रेशन कितनी 25, ये log 4 आ गया। log 4 की वैल्यू कितनी होगी, अरे बोलो, ये कैंसिल आउट हो गया। log 4 की वैल्यू कितनी होगी, log 2 का डबल कर दो, ये हो गया। अब इसको आप लोग सोल्व कर लेंगे, आंसर किसमें आएगा भाई मिनट में आएगा, क्योंकि 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो अब ये भी किसमें आएगा मिनट में आएगा। यहाँ पर आंसर है मिनट में। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो पहले क्या दे रखा था 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो इसके आधार पे आपने क्या ज्ञात कर लिया, के ज्ञात कर लिया, और के की वैल्यू इसके 75% पूर्ण होने के लिए आपने पुटअप कर दी, तो क्या आ गया दिया गया, क्योंकि दो ही तो वेरिएबल है यहाँ पर। तो इस प्रकार से अपन इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। आगे देखो, नोट कर लो इसको। देखो बहुत बहुत काम का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न मैंने आपको बता दिए थे कि 10% पूर्ण होने में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का 10 गुना होता है। यह प्रश्न मैंने आपको पहले वाली क्लास में हल करवा दिया था। अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं। एक अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का जो मान है वो 60 सेकेंड इनवर्स है। वेग नियतांक के बराबर कितना है 60 सेकेंड इनवर्स बोल रहा है, के बराबर कितना बोल रहा है 60 सेकेंड इनवर्स। अरे बताओ ये अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, कौन सी कोटि की है, शून्य की है, प्रथम की या द्वितीय की, कौन सी कोटि की है बोलो, पढ़ते ही नहीं हो, बोलेंगे कौन सी। अरे थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, आप लोग रिवाइज नहीं करोगे तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। जो टॉपिक यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसके प्रॉपर आपको नोट्स मेंटेन करने हैं और उसको रिवाइज समराइज भी करना है बार बार। अगर ऐसा नहीं करोगे तो कोई इसका बेनिफिट ही नहीं होगा आप लोगों को। रेगुलर इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करो। आप लोग हैं वो बुक खरीद सकते हो, आपके पास बुक नहीं होगी तो आप ऑनलाइन भी ये है डाउनलोड कर सकते हो अपनी बुक। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पे जो बुक है वो आपके अवेलेबल है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और फिर भी उसमें से भी ये न्यूमेरिकल प्रश्न आप लोग सोल्व कर सकते हो और बुक की रीडिंग मार सकते हो। अच्छे से पढ़ोगे तब जाकर इसका फायदा होगा आपको। तो सेकेंड इनवर्स अगर यूनियन लिखती वेग नियतांक की तो कौन सी कोटि की होगी आपको पता होना चाहिए, प्रथम कोटि की होगी। अभिक्रिया कौन सी कोटि की होगी, प्रथम कोटि की होगी, यानी इसमें सूत्र लगाना है वो कौन सी कोटि का होगा, प्रथम कोटि का होगा। अब इसके बारे में क्या बोल रहा है कि आरंभिक सांद्रता का 1/10 भाग शेष होने में कितना समय लगेगा। इस किताब में आपकी में मिसप्रिंट है भाई, इसको जिस हिसाब से सोल्व कर रखा है उस हिसाब से आपका प्रश्न क्या होना चाहिए, आरंभिक सांद्रता का 1/10 भाग शेष होने या बचने में कितना समय लगेगा। 1/10 भाग बचने में लगा समय आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो माना
1/10, तो आर नोट का 1/10 क्या हो जाएगा, आर नोट बाई 10 हो जाएगा। हो गया। अब दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सूत्र से प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु क्या लिखोगे छोटू, टी बराबर 2.303 अपॉन के log आर नोट बाई आर नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, आर क्या है, टी टाइम पर कंसंट्रेशन। तो देखो 2.303 अपॉन के की वैल्यू कितनी दे दी है, 60 log बेस 10 आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन आर नोट ही कंसीडर किए, आर क्या हो गया, आर नोट बाई 10, ये कैंसिल हो गया। 2.303 अपॉन 60 log बेस 10 log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, यानी कितना आएगा 2.303, ये हो गया आपका। इस हिसाब से क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। टी की है जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, ये सेकंड इनवर्स दे रखा है, तो ये किस में आएगी, सेकंड में आएगी। इस तरह से आप अपने प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाए, क्योंकि इसमें आपको लॉग की वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए पूछ सकता है। आगे वाला प्रश्न देखिएगा, कार्बन 14 के लिए क्षेगा, कार्बन 14 के रेडियो एक्टिव क्षेगा आधार कितना है, 5730 वर्ष। आधार बोल रहा है भैया, क्या बोल रहा है, आधार यानी टी हाफ इज इक्वल टू, कितने बोल रहा है, अरे बोल रहा है कि नहीं। आप देखो इसके बारे में आपसे क्या पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, इसके लिए वेग नियतांक क्या वेग स्थिरांक की वैल्यू पूछ रहा है, तो बहुत आसान है। प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो टी हाफ और के में क्या रिलेशन होता है, अरे के बराबर क्या होगा, टी हाफ बराबर क्या होता है, के 0, ये होता है रहेगा। टी हाफ बराबर क्या होता है, 0.693 अपॉन के, अरे होता है कि नहीं होता, नहीं होता, तो फिर क्या होता है, नहीं पता आपने, देखो मैंने पढ़ा है, आपको सोल्व करके भी बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। टी हाफ क्या होता है, टी हाफ वह समय होता है जिस पर क्रिया का अणु की जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता से घटकर क्या हो जाए, आधी रह जाए। तो टी हाफ निकाले तो टी हाफ, अगर टी की जगह टी हाफ लेंगे तो आर की जगह क्या लेंगे, आर की जगह क्या लेंगे, आर नॉट बाई 2। तो यहाँ पर के बराबर अपन क्या लिखे, 2.303 अपॉन टी की जगह टी हाफ लिख दो, log आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई 2, ये कैंसिल हो गया। यहाँ यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा, log 2 की वैल्यू कितनी होगी, 0.3010, जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0.693, इसीलिए मैंने लिखा है टी आर बराबर 0.693 अपॉन के। सही लिखा है कि गलत लिखा है, बोलो, सही लिखा है, वहां पता चला। तो टी हाफ दे रखा है तो के की वैल्यू निकाल सकते हैं, के बराबर 0.693 अपॉन क्या हो जाएगा, टी हाफ, टी हाफ की वैल्यू रखो ना 0.693 अपॉन टी हाफ कितना, के की वैल्यू किस में आएगी, ये इनवर्स में आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि ये इनमें क्या है, इनवर्स है, ऐसे हल करेंगे। अब देखो आपके जो एमसीक्यू है उनमें पहला क्वेश्चन है शून्य कोटि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई, तो सबको पता है शून्य कोटि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, बताओ देखे क्या होगी शून्य कोटि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई, बोलो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अच्छा प्रथम कोटि की बताओ रे, प्रथम कोटि की वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स। द्वितीय कोटि की मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। अब की बार भी पूछा गया था, हर बार कोटि से रिलेटेड अभिक्रिया वेग नियतांक की इकाई से रिलेटेड प्रश्न
कन्फर्म पूछा जाता है, क्योंकि बड़ा प्रश्न आता है इसमें से है अथवा वाला, तो उसमें 2 पार्ट्स में प्रश्न आता है, उनमें भी कई पार्ट्स में आता है, तो इसमें से एक जरूर पूछा जाता है। शून्य कोटि, प्रथम कोटि या द्वितीय कोटि वेग स्थिरांक की इकाई पूछ लेता है, या वेग नेतांक की इकाई पूछ लेता है, या ऐसे पूछ लेता है कि एक अभिक्रिया है उसके वेग नेतांक का मान 60 सेकंड इनवर्स है, तो बताइए वह अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, ऐसे पूछ लेता है। तो आपको केवल और केवल वेग नेतांक की इकाई देखकर इस प्रश्न को सोल्व करना है। आगे देखिए, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुगाल का मान है वो 69.3 सेकंड इनवर्स है, सॉरी सेकंड है। अगर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुगाल कितना है 69.3 सेकंड, अर्धायुगाल इतना दे रखा है, तो इसका वेग स्थिरांक क्या होगा, कैलकुलेट करना है। बोलो देखिए कैसे कैलकुलेट करोगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के और टी यहाँ पे कोई रिलेशन होता है क्या, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, के बराबर 0693 अपॉन टी, ऐसे होता है कि नहीं संबंध। तो यहाँ पर टी आप वाले वैल्यू पुट अप कर दो ना, 0.693 अपॉन टी आप कितना 69. ये देखो 1 2 3 ऊपर वाले और ये वाला 1, ये कैंसिल आउट हो गए, 1 शून्य से 1 शून्य गया, यानी 10 की पावर -2। ये सेकंड में दे रखा है, तो ये सेकंड इनवर्स हो, ऐसे हम करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछता है। इजी वे में हल होने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंपल, जिसे एवरेज बच्चा सोल्व कर सकता है, तो आप लोग आराम से सोल्व कर सकते हैं। अपन कोई ज्यादा इसमें से फार्मूला याद नहीं करेंगे, केवल 2 सूत्र अपन ने याद रखेंगे, उनके आधार पे अपन सारे प्रश्न सोल्व करेंगे। एक सूत्र कौन सा है, टी हाफ वाला, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, और दूसरा के बराबर पूरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के बराबर 2.303 अपॉन टी log r0 बाई r। r0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और r क्या है, टी टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इन्हीं के आधार पे अपन प्रश्न सोल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है। देखो अब सत्य है वो आपको चाटना है। तो पहला कथन अपन देखते हैं, अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता की शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होता है। शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होगा तो शून्य कोटि रिएक्शन होगी, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, सही नहीं है। दूसरा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नेतांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, चाहिए क्या, गलत। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नेतांक की इकाई क्या है, सेकंड इनवर्स है। यह तो किसके लिए है, शून्य कोटि के लिए बोल रहा है। आगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायुगाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुगाल है टी हाफ बराबर क्या होगा 0.693 अपॉन के, ये। तो इसमें प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुगाल है वो क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है क्या, नहीं कर रहा है, सूत्र में ही नहीं है। और अगर अपन शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुगाल लिखे तो वो क्या होगा, टी हाफ बराबर क्या होगा r0 बाई 2। ये तो है प्रथम कोटि के लिए, ये कौन सी कोटि के लिए है, शून्य कोटि के लिए। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए तो अर्धायुगाल है वो क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि के लिए निर्भर नहीं करता। और यही स्टेटमेंट अपना क्या है, सही है। समझे कि नहीं समझे? ऐसे प्रश्न को आराम से पढ़ा करो, जो आपको स्टेटमेंट ऊपर दे रखा है उसी को जोड़ते हुए आगे सेंटेंस को पढ़ोगे तो आराम से पकड़ में आ जाएगा। ये देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का अर्धायुगाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो सही है, ऐसा होता है। अगर ये इसके लिए होता 0 कोटि के लिए तब क्या हो जाता, गलत हो जाता। आगे देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए log 2
और 1/t के मध्य जो आलेख प्राप्त होता है उसकी प्रवणता क्या होती है, अभी आपको बताया था ये। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा संबंध सही है भाई? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए संबंध पूछ रहा है t 3/2 और 1/2। देखो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है, टी आर बराबर क्या होता है, r0/2 के। अरे होता है कि नहीं होता, बताओ क्या दोबारा। देखो शून्य कोटि अभिक्रिया की अपन बात करते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग है 0 ऑर्डर रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की शून्य घात के समानुपाती होता है। यानी आपकी कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट किसमें प्रोडक्ट में बदल रहा था, इसी तरह से मैंने बताया था t बराबर 0 समय पर इसकी सांद्रता r0 थी, इसकी 0 थी, और t समय पर इसकी सांद्रता r हो गई और इसकी क्या हो गई, x हो गई। तो अगर अभिक्रिया वेग की बात की जाए तो ये अभिक्रिया वेग क्रिया कारक की शून्य घात के समानुपाती होगा। r क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन की दर, तो r की जगह -dr/dt रख दिया। समानुपाती किसकी, r की पावर 0, समानुपाती चिन्ह हटाया तो कांस्टेंट आया, -dr/dt किसके बराबर आया, k के। फिर इसी को अपन ने क्या बोल दिया था, अवकलित वेग समीकरण। अब इसको dt को उधर ले जाओ तो dr बराबर क्या हो गया, -k/dt हो गया। अरे ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, इसका इंटीग्रेशन किया था, ये माइनस के बाहर आ गया था, dt का इंटीग्रेशन t आया था, इधर r आया था, तो r बराबर -kt प्लस आया था, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया था कि नहीं आया। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था। जब t बराबर 0 हो तो r बराबर क्या होगा, r0, ऐसे किया था ना, तो r0 बराबर -k/0 प्लस i, यानी i की वैल्यू किसके बराबर आ गई, r0 की, और ये यहाँ पर पुट अप कर दी, यानी r बराबर -kt प्लस क्या आया, r0। अरे ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, है। अब kt बराबर इधर ले तो r0 माइनस r, kt बराबर r0 माइनस r, ऐसा था। अब देखो r0 में से आ जाएगा तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, x के, किसके बराबर आएगी रे बेटा, x, यानी x बराबर किसके हो गया, kt के हो गया। इस प्रकार से अपन ने सोल्व किया था, आपको पता हो, लेकिन देखते तो हो नहीं, आपको पता होगा कैसे। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा संबंध सही है। पहला क्या बोल रहा है, t 3/2 बराबर 2t/r, t 3/2 बराबर 2t/r, ऐसे बोल रहा है ना भाई, सही है क्या नहीं ये संबंध। देखिए भैया आप देखिए, सही है। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, t 3/4 2t/r, ये किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अरे अभी आपने देखा था रे, t/r बराबर तो क्या होता है, t/r बराबर क्या होता है, r0/2
के टी माइनस आर नॉट था कि नहीं था? यही संबंध था अपने पास, आर बराबर माइनस के टी प्लस आर, के टी बराबर आर नॉट माइनस आर, ये संबंध था। अब इसमें टी कितना रखना है आपको? टी 3/4। जब टी बराबर 3/4 हो तो इसका मतलब क्या होगा? टी 3/4 होने का मतलब क्या हुआ? 3/4 क्रिया कारक किसमें कन्वर्ट हो गई? उत्पाद में। तो आर बराबर कितना होगा? टी 3/4 होने का मतलब आपके पास अगर 100 क्रिया कारक थे तो उसमें से 75 क्रिया कारक किसमें कन्वर्ट हो गए? उत्पाद में परिवर्तित हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई है? आपके पास अगर आर नोट रिएक्टेंट है तो आपके पास 3/4 आर नोट किसमें कन्वर्ट हो गए? उत्पाद में। क्या बच गया आपके पास? क्रिया कारक की सक्रिय सांद्रता क्या बचेगी? आर नोट इंटू 1/4 बचेगी। बचेगी कि नहीं? अरे 1/4 बचेगी, 1/4 बचेगी। देखो कोई भी क्रिया अगर 75% पूर्ण हो जाती है तो इसका क्या मतलब हो गया? अगर क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता 100 है तो 100 में से 75 तो किस में बदल गई? उत्पाद में। तो टी टाइम पर, टी 75 पर जो क्रिया कारक है उसकी सांद्रता क्या बचेगी? आर नॉट बाई 4 बचेगी या 25 बचेगी, 25% बचेगी। समझे कि नहीं समझे इस बात को? आ गई बात समझ में? तो टी 3/4 हो तो आर बराबर क्या होगा? आर नॉट बाई 4। बात समझ में आ गई? अरे आई कि नहीं आई? देखो अभिक्रिया 75% पूर्ण होगी 3/4 टाइम पर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर 75% क्रिया कारक उत्पाद में बदल गए तो 25% बचेंगे, बचेंगे कि नहीं? अब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट ले रखी है तो ये आर कितना हो जाएगा? आर नॉट बाई 4 हो जाएगा। अब इसमें पुटअप कर दो। आर की जगह तो कितना रखोगे रे? आर की जगह तो आर नॉट बाई 4, आर की जगह कितना? आर नॉट बाई 4 माइनस के टी, टी की जगह कितना? 3/4 और ये आर नॉट है। अभी बात समझ। अब इसको उधर लेकर जाओ, ये उधर लेकर जाओ, के टी आपको इधर ले लो, के टी 3/4 बराबर आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 4। ये हुआ कि नहीं हुआ? तो के 3/4 के टी 3/4 बराबर 3 आर नॉट। अरे ये बचेगा, देखो लघुत्तम लेके हल कर लेना। 4 आर में से एक आर नॉट गया तो क्या बचेगा? 3/4 आर नॉट। ये आर। तो यहां से के बराबर क्या लिख सकते हैं? आर नॉट बाई 2 टी, ऐसा लिख सकते हैं। यहां से टी 3/4 बराबर 3/4 आर नॉट इंटू के लिख सकते हैं। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये के है, ये भी क्या है? के को इधर ले लो, ये टी 3/4 टी 75%। समझ गए? अब इधर भी क्या है, इसमें भी क्या है, दोनों को रिलेट कर दो। आर नॉट बराबर आर नॉट बाई 2 टी हाफ बराबर इधर क्या? 3/4 आर नॉट टी 3/4। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ रे? अरे आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया, यानी 1/t हाफ बराबर, ये तो आर नॉट से आर नॉट कट गया, ये 3/2 इंटू टी 3/4 ये हो। अब आपको ये संबंध बताना है टी 3/4 वाला, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2t 3/4 यानी बराबर 3t हाफ, ऐसा होगा। अब t 3/4 बराबर 3/2 होगा, ये 2 उधर जाके 3/2 हो गया यानी 1.5 t हाफ होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा संबंध होगा। t 3/4 बराबर
अर्धायुकाल और 75% पूर्ण होने में जो समय लग रहा है उसको आपस में कोरिलेट करना है। कौन सी कोटि की रिएक्शन के लिए? शून्य कोटि रिएक्शन के लिए। तो कैसे कोरिलेट करेंगे भाई? दोनों में क्या आएगा? वेग नियतांक क्या आएगा? तो पहली जो अर्धायुकाल है उसमें k की वैल्यू है वो 75% पूर्ण होने में जो k है उससे क्या कर दो, एक दूसरे से कंपेयर करवा दो। ऐसे देखो t 3/2 बराबर 2t हाफ ऐसे बोल रहा है। तो अपन को क्या करना है? अपन को शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल और 75% पूर्ण होने में जो समय लगता है उसको क्या करना है? कोरिलेट करना है। तो t यहाँ बराबर क्या होता है? r0/2 k। तो k बराबर क्या हो गया? r0/2 t हाफ हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब देखो इसको मैंने यहाँ से आपको ऐसे बताया, अगर भूल गए हो तो r बराबर माइनस के टी प्लस r0 होता है कि नहीं होता? तो देखो t बराबर t 3/4 यानी अभिक्रिया 75% पूर्ण हो गई है। तो उस समय पर क्रिया कार्य की सक्रिय सांद्रता कितनी बचेगी? 25% बचेगी, यानी 1/4 बचेगी। पहले बच गई ना? तो यहाँ पर रख दो r की जगह r0/4 बराबर माइनस के, t की जगह t 3/4 प्लस क्या है r0। तो इसको आपने हल किया तो ये जो k t 3/4 है इसको इधर लेकर आए r0 माइनस r0/4, तो ये 3/4 r0 हो गया। तो k बराबर क्या आया? 3/4 r0 इंटू ये नीचे t 3/4। अब देखो इसमें भी k है उधर भी k है, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर सकते हैं। तो r0/2t बराबर 3/4 r0 t 3/4। ये r0 से r0 कैंसिल हो गया, 3 तो रहेगा ऐसे का उसको कैंसिल कर दो। 2 जा 4 यहाँ पर 2 आ गए, यानी 1/t यहाँ बराबर ऊपर 3 नीचे 2 t 3/4 इधर आएगा, 2 भी इसके साथ में आएगा बराबर 3 t आपके हो गया। ये 2 इधर ले जाए 3 से डिवाइड हो गया 1.5 t यहाँ पर आ गया। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे वाला आपका जो प्रश्न है वो देखो, आर्हेनियस इक्वेशन आपकी क्या होती है? k बराबर है e की पावर माइनस क्या होगा? माइनस ए अपॉन आर टी होगा। e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी ये वाला होता है आर्हेनियस इक्वेशन। समझ गए? इसमें जो वेग नियतांक है उसको सक्रिय ऊर्जा और ताप से क्या किया जाता है? संबंधित किया गया। ये परिवर्तित होने पर अभिक्रिया का वेग नियतांक कैसे परिवर्तित होता है। और ये अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल का कितने गुना होता है ये आपको बताया हुआ है। अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में t 90% बराबर क्या होगा? 3.33 इंटू टी हाफ होता है कि नहीं? अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय 6.66 इंटू टी हाफ होता है। और अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अप्रोक्सीमेट 10 टी हाफ के होता है। ये होता है। तो ये अपने छोटे वाले न्यूमेरिकल जो प्रश्न है वो सोल्व हो गए। इससे आगे का अपन कल देखेंगे। थैंक यू।